जय हिंद एवरीवन। आज है आप लोग का मध्यकालीन भारत का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुर्की मुस्लिम आक्रमण के बारे में। इसके पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया अरब मुस्लिम आक्रमण, यानी भारत पर जो अरबों द्वारा आक्रमण होता है तो उसको कहा गया अरब मुस्लिम आक्रमण। चूंकि उन लोग मुस्लिम थे इसलिए कहा गया अरब मुस्लिम आक्रमण। अरब से आए थे, मुस्लिम थे और आक्रमण किए, इसलिए अरब मुस्लिम आक्रमण। उसमें कौन आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम आया था। इसका लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। इसका दो लेक्चर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तुर्की मुस्लिम आक्रमण का, तो इसमें आपका दो चरण में आक्रमण होता है। पहले चरण का नेतृत्व करता है मोहम्मद गजनबी, गोरी नहीं गजनबी। कौन करता है? मोहम्मद गजनबी। और दूसरे चरण का नेतृत्व करता है आपका मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के बाद आ जाता है हमारा दिल्ली सल्तनत। बिल्कुल सही से समझ में आने वाला है। क्या है दिल्ली सल्तनत? मोहम्मद गोरी ने कब आक्रमण किया, मोहम्मद गजनबी ने कब आक्रमण किया, कहाँ पे किया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गजनबी के बारे में। तुर्की मुस्लिम आक्रमण। तुर्की मुस्लिम आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण, इसको क्या कहा गया है? तुर्क आक्रमण। क्यों? क्योंकि तुर्कों द्वारा हुआ था, इसलिए तुर्क आक्रमण। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। मुस्लिम सत्ता की स्थापना मतलब यानी भारत में जो मुस्लिम पनपे या फिर भारत में जो मुस्लिम अस्थायी रूप से बसे, उसका जितना भी श्रेय दिया जाता है किसको दिया जाता है? तुर्कों को दिया जाता है। क्योंकि तुर्कों में कौन? तो तुर्कों में दिया जाता है इसको, मोहम्मद गोरी को, गजनवी को नहीं, मोहम्मद गोरी को दिया जाता है। देखो आगे, तुर्क जो थे या पर एक चीन जो है के उत्तर पश्चिम सीमा पर निवास करते थे। तुर्क कहाँ पे रहते थे? तो ये मान के चलो कि चीन है और इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम यानी इस एरिया में रहते थे हमारे तुर्क। कौन रहते थे? तुर्क। तो तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाले एक लड़ाकू और बर्बर जाति का था। तुर्क क्या था भाई? एक लड़ाकू और बर्बर जाति का था, जो कहाँ पे निवास करते थे? तो चीन के उत्तर पश्चिम सीमाओं पर निवास किया करते थे, जो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म को अपना लिया था। एक्चुअली में जो तुर्क वाले थे, तुर्क वाले भी इस्लाम नहीं थे, यानी मुसलमान नहीं थे। उन लोग आया था उमैया वंशी शासकों के संपर्क में, और उसके बाद उमैया उमैया वंशी शासकों ने इन लोगों को प्रेरित किया। किसको? तो तुर्क वाला को। उसके बाद तुर्क वाला ने कौन सा धर्म अपना लिया? तो आपका इस्लाम धर्म अपना लिया। इनका उद्देश्य था एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। इनका उद्देश्य बन गया था कि अब हम लोग एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित करेंगे। अब अल्पगिन जो था वो अफगान प्रदेश का रहने वाला था। तो अल्पगिन अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य की स्थापना करता है। ये कहाँ का रहने वाला था अल्पगिन आपका? तो अल्पगिन रहने वाला था अफगान प्रदेश का। कहाँ का? अफगान प्रदेश का। कौन? तो अल्पगिन। अल्तुर्गिन क्या करता है? तो एक साम्राज्य बनाता है जिसका नाम रखता है गजनवी साम्राज्य। तो गजनवी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? अल्तुर्गिन द्वारा किया गया है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुतगिन था। कौन था? सुबुतगिन था। तो तुर्क में सबसे पहला आक्रमण कौन करता है? सुबुतगिन करता है। लेकिन गजनवी साम्राज्य का स्थापना कौन करता है? तो अल्पगिन करता है। अल्पगिन कहाँ का रहने वाला था? अफगान प्रदेश का रहने वाला था, जहां पे उन्होंने गजनवी साम्राज्य की स्थापना किया। उसके बाद आता है इसका शासक या फिर अल्पगिन का दामाद, जिसका नाम होता है सुबुतगिन। सुबुतगिन क्या करता है? तो भारत पर आक्रमण करता है। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुतगिन करता है। सुबुतगिन अल्तगिन का गुलाम था। अल्तगिन का गुलाम था। कौन? तो सुबुतगिन। सुबुतगिन कौन था भाई? तो अल्तगिन का गुलाम था, और बाद में यही अल्तगिन का जाके दामाद बन जाता है। एक्चुअली में मुस्लिमों में तो इस तरह होते ही रहता है कि कल कोई भतीजा है वो जाके परसों दामाद बन जाता है। इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित कर दिया। भारत में जब आक्रमण किया सुबुतगिन, तो किस पर आक्रमण किया भारत पर? तो भारत पर आक्रमण किया था जयपाल को, जयपाल पर। जयपाल कहाँ का शासक था? जयपाल कहाँ का शासक था? तो पेशावर का शासक था। किस वंश का था? तो हिंदू शाही राजवंश का शासक था। कौन? तो आपका जयपाल। तो जयपाल के ऊपर आक्रमण कौन करता है? आपका सुबुतगिन। सुबुतगिन किसका गुलाम था? तो अल्तगिन का।
अल्तुगिन ने कौन से साम्राज्य की स्थापना किया? तो गजनबी। तो गजनबी साम्राज्य का संस्थापक हो जाता है आपका अल्तुगिन। उसका दामाद बोलो तो हो जाएगा आपका सुबुतगिन। सुबुतगिन आक्रमण करता है भारत में, पहला तुर्क आक्रमण करता है कब? तो 986 में। और किस पर करता है? हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को। और कहां पे हरा देता है? पेशावर में। आगे देखो, मोहम्मद गजनवी। आज अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? मोहम्मद गजनवी के बारे में। तो सुबुतगिन का जो पुत्र था, सुबुतगिन का जो पुत्र था उसका नाम था मोहम्मद गजनवी। क्या नाम था भाई? सुबुतगिन का पुत्र का क्या नाम था? मोहम्मद गजनवी। इसका बाप आक्रमण किया है सबसे पहले। इसका बाप का मोहम्मद गजनवी का बाप का क्या नाम है? तो मोहम्मद गजनवी का बाप का नाम है सुबुतगिन। तो सुबुतगिन आक्रमण करता है आपका भारत में सबसे पहली बार। तो तुर्क आक्रमणकारी जो भारत में सबसे पहले आक्रमण किया है, क्या नाम है? सुबुतगिन। चलो, सुबुतगिन का पुत्र क्या क्या नाम है? तो मोहम्मद गजनवी, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। मोहम्मद गजनवी 958 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। देखो, 986 ईस्वी में इसके बाप ने जयपाल को पराजित किया। इसके बाद 12 साल बाद इसका बेटा 998 में गद्दी पर बैठता है। कौन से गद्दी पर? तो गजनबी का गद्दी पर। गजनबी का गद्दी पर बैठता है। इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण किया है भारत में। देख रहा है कितना बार आक्रमण किया है? कई बार? 17 बार। कब से कब तक? तो 1000 से लेकर 1027 तक, यानी लगभग 27 सालों में 17 बार आक्रमण किया है भारत पर। किसने? तो मोहम्मद गजनबी ने। मोहम्मद गजनबी शासक कब बना? तो शासक बना 998 में। और जैसे ही शासक बनता है 2 साल बाद ही आक्रमण करना, धड़ाधड़ आक्रमण करना स्टार्ट कर देता है, AK-47 जैसा। और कुल 17 बार आक्रमण करता है भारत पर। इसने मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए और धन प्राप्ति के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। क्योंकि सपना किसका था? तो सपना था आपका उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आ जाने के बाद इन लोगों ने, तुर्कों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। उद्देश्य क्या बना? तो उद्देश्य था एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। तो वही चीज का प्रेरणा लेते हुए ये भी क्या करता है? तो एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है, जिसके कारण इन्होंने भी भारत पर आक्रमण करता है धन दौलत के लिए। तो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। कौन? मोहम्मद गजनवी। इसने 1001 में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया। उस समय इसकी राजधानी जो है बेहिंद हुआ करती थी। बेहिंद किसकी राजधानी थी? तो पंजाब की राजधानी बेहिंद हुआ करती थी, जहां पे हिंदू शाही वंश के राजा रहते थे। जयपाल एक मात्र ऐसा शासक हो जाता है जो पराजित होने के कारण आत्महत्या कर लेता है। बाद में शर्मिंदा से क्या करता है ना, आत्महत्या कर लेता है। अगला देखो, इसने मतलब कौन? मोहम्मद गजनबी ने पुनः 108 ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अश्व को गजनी ले जाता है और गजनी में जो मंदिर थे उसके सीढ़ियों में जाके पटक देता है उसके अश्व को। मोहम्मद गजनवी को बूत किशन यानी मूर्ति भंजक कहा जाता था। किसको? मोहम्मद गजनवी को। क्यों? क्योंकि यह मुसलमान धर्म के प्रति कठोर नीति को अपनाता था और जितनी भी मूर्ति थी सबको तोड़ देता था, जिसके कारण इसको मूर्ति भंजक का संज्ञा दिया गया या फिर नाम दिया गया। भारत में मोहम्मद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 यानी 1025 से 1026 के बीच जो सोमनाथ मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। तो सोमनाथ मंदिर है कहाँ पे? तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है। उस समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जब मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो वहां पे उस समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। इस युद्ध में लगभग 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। मोहम्मद गजनवी ने मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया और इसकी कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। सिंध का रेगिस्तान देते हुए अपना गजनवी लौट जाता है। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया
और उन्हें पराजित कर दिया। क्योंकि सोमनाथ मंदिर जब लूट के जा रहा था ना, सोमनाथ मंदिर 1026 में सोमनाथ मंदिर को जब लूट के जा रहा था, तो जाटों ने इसको क्या किया था, क्षति पहुंचाई थी। किसको? मोहम्मद गजनबी को। इसलिए 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध एक अपना अभियान चलाता है, अभियान करता है और जाटों को पराजित कर देता है। क्यों? क्योंकि सोमनाथ को लूट कर वापस जाते समय मोहम्मद गजनबी को जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। मोहम्मद गजनबी का सेनापति का नाम था अजाई सुल्तान। क्या नाम था? अयाज सुल्तान। अयाज सुल्तान। फरूखी, उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी जैसे विद्वान जो है गजनवी के दरबार में रहा करते थे। एक्चुअली में जितने भी राजा महाराजा थे उस समय के, सब लोग अपने अपने एक कवि विद्वान वगैरह रखा करते थे अपने साम्राज्य में। तो इसके दरबार में कौन कौन रहता था? मोहम्मद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहता था? तो फरूखी रहता था, उतबी रहता था, फिरदौसी रहता था, अलबरूनी रहता था। इन जैसे विद्वानों का वहां पे बोलबाला था। अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े विद्वान हैं तो कुछ लिखेंगे ही। तो उतबी ने लिखा है किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी। तो क्वेश्चन आएगा कि किताबुल यामिनी की रचना कौन किया है? तो किताबुल यामिनी की रचना उतबी द्वारा किया गया है। उतबी किसके दरबार में रहा करता था? मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहा करता था। फिरदौसी ने शहनामा लिखा है। फिरदौसी ने क्या लिखा है भाई? शहनामा लिखा है। जबकि अल बरूनी ने किताबुल हिंद, या फिर उसी का नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद बोलो या फिर किताबुल हिंद बोलो। किताबुल हिंद के लेखक कौन है भाई? तो अल बरूनी है। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। शहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। तो वही चीज लिखा है, फिरदौसी ने शहनामा लिखा जबकि अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखा है। अल बरूनी इतिहासकार, दार्शनिक और सांगीतिक था। देखो अल बरूनी जो था ये इतिहासकार भी था, दार्शनिक भी था, अच्छा अच्छा ज्ञान का बातें भी बोलता था, और आपका संगीतिज्ञ भी था, यानी संगीत के बारे में भी अच्छा जानकार रखता था। इसका वास्तविक नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद किसका नाम था? अल बरूनी का। अल बरूनी का पूरा नाम आ सकता है, आया है एग्जाम में। तो क्या नाम है भाई? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद किसका नाम है? अल बरूनी का नाम है। चांदी के सिक्के पर संस्कृत मुद्रालेख गजनवी ने प्रारंभ किया था, जिसके एक तरफ जो है अरबी भाषा तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चांदी के सिक्के पर संस्कृत मुद्रालेख किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो चांदी के सिक्के पर संस्कृत मुद्रालेख जो है आपका गजनवी द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो गजनवी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था, तो उसके एक तरफ अरबी भाषा में लिखा गया था और दूसरी तरफ जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था, या फिर संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मोहम्मद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने, बगदाद के खलीफा कौन थे? अल कादिर बिल्लाह। तो मोहम्मद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने सुल्तान कहकर संबोधित किया था। खलीफा ने जो है इनको यामीन उद्दौला या फिर यामीन उद बिल्लाह की उपाधि से सम्मानित किया था। 1030 में यानी 1030 में मोहम्मद गजनवी का असहाय रोग से यानी मलेरिया के कारण मोहम्मद गजनवी का मृत्यु हो जाता है। मोहम्मद गजनवी का कब होता है मृत्यु भाई? तो 1030 में हो जाता है मोहम्मद गजनवी का मृत्यु। और इसके साथ हमारा जो मोहम्मद गजनवी द्वारा आक्रमण किया गया था तो उसका चरण खत्म हो जाता है, यानी तुर्क आक्रमण का पहला चरण खत्म हो जाता है। सबसे पहले तुर्क आक्रमण में कौन किया था? तो सुबुतगिन था। कौन था भाई? एक बार फिर से रिवीजन कर लो फटाफट। भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। तुर्क चीन की उत्तर पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाले एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति था, जो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आ जाने के कारण इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इनका उद्देश्य था एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना। अल्तुगिन अफगान प्रदेश का रहने वाला था, जिन्होंने गजनवी साम्राज्य का स्थापना किया। उसके बाद इसका दामाद आता है जिसका नाम रहता है सुबुतगिन। सुबुतगिन क्या करता है? भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करता है। सुबुतगिन जो है अल्तुगिन का गुलाम था, जो बाद में अल्तुगिन का क्या बन जाता है? दामाद। उसके बाद 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित कर देता है। फिर इसका बेटा सुबुतगिन का बेटा राजा बनता है मोहम्मद गजनवी। कब राजा बनता है? 998 में गद्दी पर बैठता है। उसके बाद जैसे ही बैठता है
तो ये सोचता है मेरा बाप तो भारत पर आक्रमण किया ही था, तो 2 साल हम ही गद्दी पे बैठ गए हैं, अब चलो थोड़ा खलबली करते हैं। तो भारत में आक्रमण करने के लिए आ जाता है 1000 में, और 1000 से लेकर 1027 तक कुल 17 बार आक्रमण करता है। उसके बाद देखें कि 1001 में जो है इन्होंने पंजाब की हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण करता है। उसकी राजधानी बेहिंद थी उस समय। वहां के जो शासक थे जयपाल, उसको भी पराजित कर देते हैं। जयपाल ऐसे शासक हो जाते हैं जो पराजित होने के कारण आत्महत्या करना पड़ता है उनको। उसके बाद देखें हम लोग कि मोहम्मद गजनवी ने पुनः 1008 में नगरकोट पर हमला करता है और वहां के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष को जो है गजनी ले जाता है और वहां जाके मस्जिदों पे पटक देता है। मोहम्मद गजनवी को इसलिए मूर्ति भंजक या फिर भूत किशन भी कहा गया। मोहम्मद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से लेकर 1026 में किया था, जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और सोमनाथ मंदिर को जब लूट के जा रहा था तो वहां पे सोमनाथ मंदिर का जो शासक था कौन था? भीम प्रथम था। उसके बाद जब सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था तो इनका विरोध जो है जाटों ने किया था। फिर जाटों ने जो विरोध किया था उसके 1 साल बाद ही यानी 1027 में जाटों के विरुद्ध एक अंतिम अभियान करता है और जाटों को पराजित कर देता है। मोहम्मद गजनवी का सेनापति था अयाज सुल्तान। फरूकी उतबी, फिरदौसी, अल बरूनी जैसे विद्वान इसके दरबार में रहा करते थे। उतबी ने किताब लिखा जिसका नाम है किताबुल यामिनी। फिरदौसी ने शाहनामा, जबकि अल बरूनी ने किताबुल हिंद यानी तहकीक हिंद नामक किताब की रचना की है। अल बरूनी इतिहासकार, दार्शनिक और संगीतज्ञ तीनों था। इसका वास्तविक नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। चांदी के सिक्के, उसके बाद देखा गया कि मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में चांदी के सिक्के पर संस्कृत मुद्रा जो है गजनवी द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, जिसके एक तरफ जो है अरबी भाषा में कुछ लिखा गया था और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में कुछ लिखा गया था। अगला देखिए, मोहम्मद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल कादिर विल्हा ने जो है सुल्तान कहकर संबोधित किया था। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि मोहम्मद गजनवी को किसने अल कादिर बिल्ला कहकर संबोधित करता है या फिर सुल्तान कहकर संबोधित करता है। तो क्या नाम हो जाता है भाई? तो बगदाद के खलीफा, या फिर बगदाद के खलीफा का क्या नाम था? अल कादिर बिल्ला। बगदाद के खलीफा ने और क्या कहा है इनको? तो यामिन उद्दौला या फिर यामिन उद विल्हा की उपाधि से सम्मानित करता है। फिर 10-30 आते आते मोहम्मद गजनवी का एक असहाय रोग हो जाता है, जैसे मलेरिया हो जाता है। मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गजनवी की। मोहम्मद गजनवी के साथ ही आपका जो है तुर्क आक्रमण का पहला चरण खत्म हो जाता है और तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण का नेतृत्व जो करता है, कौन करता है भाई? मोहम्मद गोरी करता है। तो तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण मोहम्मद गोरी, तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण कौन करेगा? मोहम्मद गोरी करेगा। देखो, तुर्क जो है एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहा करती थी। कहां पे रहती थी भाई? अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहा करती थी। कौन? तो तुर्क। तुर्क क्या थी भाई? एक जनजाति थी। इसके दूसरे चरण का नेतृत्व जो है मोहम्मद गोरी ने किया। इसका पूरा नाम था मोहम्मद गोरी या फिर मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, और इसी को प्यार से बोला जाता था शॉर्ट में शिहाबुद्दीन। क्या बोला जाता है भाई? शिहाबुद्दीन। तो मोहम्मद गोरी के लिए 3 नाम का प्रयोग हुआ है, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, या फिर शिहाबुद्दीन, या फिर मोहम्मद गोरी। इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता था। गौर वंश का मोहम्मद किसके लिए प्रयोग हुआ है भाई? तो मोहम्मद गोरी के लिए हुआ है, क्योंकि ये गौर वंश से बिलोंग करता था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गौर प्रदेश का शासक बना, यानी 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो है गौर प्रदेश का शासक बनता है। उसके बाद 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान और सिंध पर आक्रमण कर देता है। 2 साल बाद ही 73 में राजा बनता है, 74 नहीं 76 में जाके भारत पर फिर ये आक्रमण करता है। कहाँ पे करता है? तो मुल्तान में करता है और आपका सिंध में करता है। मुल्तान में करता है और सिंध में करता है। फिर 3 साल बाद 1178 ईस्वी में इसने पठान यानी गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक भीम द्वितीय, जब उसने आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, तब भीम प्रथम था। लेकिन जब इन्होंने मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो इस समय राजा वहां का कौन था? तो गुजरात का राजा था भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय ने माउंट आबू पर इसे बुरी तरह पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी को
कौन पराजित किया? भीमद्वितीय ने। कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक। और यह जो है तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय साबित हुई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में तुर्कों की पहली पराजय जो है कब हुई? तो 1178 में हुई। किसके विरुद्ध हुई? तो गुजरात के शासक भीमद्वितीय ने पराजित किया था, यानी भीमद्वितीय के विरुद्ध हुई थी। मोहम्मद गोरी 1179 में, 78 में पराजित हो गया, 1179 में पेशावर जीत लेता है, 1181 में लाहौर जीत लेता है, 1185 में आपका सियालकोट जो है जीत लेता है। मोहम्मद गोरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्र को जीतता गया और इसे लाहौर को जो है केंद्र बना दिया। किसको किसको जीत लिया? पेशावर जीत लिया है, लाहौर जीत लिया, सियालकोट जीत लिया, और जो है मेन एक राजधानी या फिर बोल सकते हैं केंद्र बनाया, लाहौर को बना दिया केंद्र। इसने पंजाब के भटिंडा पर भी आक्रमण किया और आक्रमण करके वहां पे अधिकार कर लिया। और जब अधिकार किया तो वहां के शासक राजस्थान के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय से मोहम्मद गोरी का विवाद हो जाता है और इन लोग के बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम रहता है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। कब होता है? 1191 में होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया है? तो मोहम्मद गोरी और आपका पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा बीच लड़ा गया है। कौन पराजित हुआ है? तो मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का एक खास दोस्त था जिसका नाम था, क्या नाम था? जयचंद्र। तो जयचंद्र ने धोखे से जितनी भी सारी खुफिया जानकारी है पृथ्वीराज तृतीय की, सारे चीजों को दे दिया था मोहम्मद गोरी को, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। तराइन के द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में होता है। तो 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। यहाँ पे हमारे पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं। मोहम्मद गजनवी का सेनापति का नाम था मलिक अयाज सुल्तान। क्या नाम था? मलिक अयाज सुल्तान। इसको बता चुके हैं। इतिहासकार बीएम स्मिथ कहते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिससे या फिर जिसमें भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया गया। बाद में होने वाले आक्रमण परिणाम मात्र साबित हुए। तराइन के युद्ध के बाद गोरी ने मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया, दिल्ली को अपना राजधानी बना लिया। जब तराइन का युद्ध खत्म हो गया तो तराइन के युद्ध के बाद गोरी क्या करता है? मेरठ को कब्जा लेता है, अलीगढ़ पर अधिकार कर लेता है और दिल्ली को अपना जो है राजधानी बना लेता है। कौन? तो मोहम्मद गोरी। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध खत्म हो गया 1192 में। फिर 2 साल बाद इसका जो सपोर्टिव था जयचंद्र, वो कूद रहा था। तो 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में फिरोजाबाद में है एक जगह जिसका नाम है चंदवार। तो चंदवार के युद्ध में गढ़वाल के शासक जयचंद्र को भी पराजित कर देता है। जयचंद्र को भी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गोरी के द्वारा। मोहम्मद गोरी का गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी क्या करता है? 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है और बिहार शरीफ नामक एक नया शहर का स्थापना करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि बिहार शरीफ नामक शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी द्वारा। ये किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का बेटी के साथ शादी हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक यानी उसके गुलाम का। उसके बाद इन लोगों ने ही भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है और जो 5 वंश चला जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करता है। वहां आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है और बिहार शरीफ नामक शहर बसाता है। 1205 ईस्वी में
98 हो गया ना। लगभग 7 साल बाद गोरी ने अपनी अंतिम अभियान जो है पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध करता है। मोहम्मद गोरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार विजयी, 1204 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में बंगाल विजयी तथा 1206 ईस्वी में जो है असम विजय करता है। गोरी के समय सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकलन मिलता है, यानी ऐसा पाया गया है कि जो सिक्का था उस समय का, उसमें माता लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था। मोहम्मद गोरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत आए थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा चिश्ती संप्रदाय की संस्थापक कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके साथ आए थे भारत? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। ये क्या थे? तो प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद्र को पराजित करने के बाद गोरी द्वारा भारत में जीते गए कुल प्रदेश को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी लौट जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर कहाँ लौट जाता है मोहम्मद गोरी? गजनी लौट जाता है। अब भारत की सत्ता संभालेगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। अख्ता मतलब अपना उत्तराधिकारी बनाया था। 1206 ईस्वी में दयामक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद बिन गोरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी जब जा रहा था अफगान वाला क्षेत्र, कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा सत्ता, भारत का सारा सत्ता सौंप कर, तब दयामक नामक स्थान पर जो है रामलाल खोखर ने मोहम्मद गोरी को मरवा दिया था। मोहम्मद गोरी को गजनबी में दफनाया गया ले जाके। मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, अभी बताएं। एक जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको सत्ता सौंप दिया था और वो जो है अफगान चल गया था। दूसरा था आपका यालदोज और तीसरा था आपका हुबाजा। अब हम लोग को पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चलो, तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इससे जो 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है उसको सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।